हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और ये है चैप्टर नंबर 1 द वर्ल्ड सिंस 1991 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जरूर वहां से ये वीडियोस देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप अगर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को देखिए, वहां पर हमने ढेर सारे वीडियोस आपके लिए बना करके रखे हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन से भी आप चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ऑल्सो डू कंसिडर आवर टेलीग्राम चैनल, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। जी हाँ, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ढेर सारे रिसोर्सेस आपका यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, पीडीएफ नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा जो है पॉलिटिकल साइंस के इस पहले चैप्टर का, वो एकदम खास ही है। हम बात करने जा रहे हैं आज रीजनलिज्म की। जी हाँ, टेररिज्म को हमने कल ही डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीजनलिज्म इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। यानी ये जो कोल्ड वॉर का एरा है, इस कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद रीजन्स के अंदर अपने अपने गुट, अपने अपने ग्रुप्स बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके अलावा एक दूसरे के साथ आर्थिक और सोशियो इकोनॉमिक व्यवहार, कल्चरल रिलेशंस अच्छे बिल्ड करने के लिए तैयारियां जो है अलग अलग कंट्रीज अपने लेवल पर करने लगे थे। इसी को रीजनलिज्म कहते हैं और कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, स्थापित की गई, जिसके जरिए रीजनली अपने अपने रीजन्स में वो अच्छा एक दबदबा भी बना सकें, डोमिनेंस भी बना सकें और साथ ही साथ एक म्यूचुअल कोऑपरेशन भी हो। जैसे इंडिया, चाइना, यहाँ पर हम देखें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो पड़ोसी मुल्क हैं इनका भी एक ग्रुप, इस तरह से यूरोपियन यूनियन करके एक ग्रुप है। ब्रिक्स समिट के अंदर हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां पे ब्राजील जैसे देशों के साथ भी सम्मेलन करते हैं। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये इकोनॉमिक और सोशियो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्ड करने के लिए एक अच्छी मजबूत रिलेशन हमने ये शुरू कर दिया। तो ये कोल्ड वॉर के बाद, पोस्ट कोल्ड वॉर जो था, उसके बाद ये अलग ही एरा शुरू हुआ, इसे रीजनलिज्म का नाम दिया गया। चलिए इसे ही बारीकी से समझ लेते हैं। रीजनलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट इशू इन इंटरनेशनल रिलेशंस। Countries come together to either create or join some regional organizations, यानी एक दूसरे के साथ आकर के, मिल करके कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया गया। These organizations may be based on geographic proximity or on common political, ideological, economic, etc. तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन इंटरेस्ट के बेसिस पर, कुछ कॉमन इंटरेस्ट के आधार पर ये लोग साथ आते हैं, देश जुड़ते हैं। ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी कहें, पड़ोसी देश कहें, या कुछ आइडियोलॉजिकल विचारधाराएं कहें जो मिलती जुलती हैं, उन्हीं के आधार पर ये ग्रुप्स जो है बनाए जाते हैं। वाइल ज्योग्राफिक लिंकेजेस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने पड़ोसी अपने साथ रहें, दोस्ती यारी में रहें, ये बहुत जरूरी होता है। तो ज्योग्राफिक लिंकेजेस तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा समटाइम्स सम फंक्शनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज बिकम द बेसिस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एज वेल। तो अलग अलग कारणों से कई बार हम अलग अलग देशों के साथ ग्रुप्स तो बनाते ही हैं। दीज कैन बी इन एरियाज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, हेल्थ, एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ रीजनलिज्म यूजुअली बिगिंस विद अ पॉलिटिकल डायलॉग अमॉन्ग्स्ट द पार्टिसिपेंट्स। तो कहीं ना कहीं पहल तो करनी पड़ती है और ये पहल पॉलिटिकली ही होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल डायलॉग होता है, दो देशों के नेता मिलते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, विचार शैली, विचारधारा जब मिलती है तो फिर जरूर ऐसे अलग अलग कोऑपरेटिव जो मूवमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। सिमिलर ideological perspectives or economic concerns may help the process of dialogue. Such a dialogue may lead to the creation of an organization. तो इसके जरिए दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल विल के साथ हम अच्छे से दुनिया भर में अच्छे रिश्ते स्थापित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। In 1940s and 50s, regionalism in Asia and Africa focused on political dialogue between countries. In Europe, the focus was on economic cooperation. For example, Europe created the European Coal and Steel Community. एक कम्युनिटी सा बना दिया जहां पर ढेर सारे
जो कंट्रीज थे यूरोप के, उन्होंने मिलकर के कोल और स्टील से रिलेटेड जो है आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन शुरू किया। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाया। इसके अलावा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएट किया 1958 में। ये एक दौर था जब इकोनॉमिक कोऑपरेशन की कोशिश हर देश कर रहा था, क्योंकि अब वॉर कोई नहीं चाहता था। अब मिलजुल कर साथ में एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश ही सब कर रहे थे। इन 1960s the concept of regional cooperation spread to ASEAN Association of Southeast Asian Nations। ये बहुत ही फेमस है, ASEAN इसे हम कहते हैं। यहाँ पर एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देश जो हैं वो साथ आते हैं। was created in 1967 और 1960s की अगर हम बात करें तो we saw the growth of regional organizations that focused on economic issues। some regional organizations like NATO यानी North Atlantic Treaty Organization focused on security issues as well। तो ये NATO, सीटो, अमेरिका के गठित जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनका अक्सर ये सिक्योरिटी रिलेटेड जो है वो ज्यादा तवज्जो होता था एज कंपेयर टू इकोनॉमिक सैंक्शंस। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू फोकस ऑन द इश्यूज ऑफ ट्रेड, और इसी से नए ट्रेड ब्लॉक्स क्रिएट हो गए। जी हाँ, ट्रेड ब्लॉक्स क्रिएट हुए, और ये ट्रेड ब्लॉक्स ने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में निभाई है। क्या होता है ट्रेड ब्लॉक दोस्तों? इस ब्लू कलर के डब्बे में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत ही क्लियर टर्म्स में कह दिया गया है, अ ट्रेड ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशन, क्या? व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशंस, क्या? व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशंस मेक स्पेशल अग्रीमेंट्स रिगार्डिंग देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। यानी कुछ देश जब एक साथ आते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और तैयार होकर के एक दूसरे के साथ स्पेशल अग्रीमेंट्स करते हैं ना, तो इसी को ट्रेड ब्लॉक कहते हैं। दोस्तों कोई भी बैरियर, कोई भी टैरिफ की जो बैरियर्स होते हैं, टैक्सेस के बैरियर्स होते हैं, ये इनके बीच नहीं आते हैं, और आते भी अगर हैं तो उसको कम करने की कोशिश जो है ये नेशंस करते हैं। तो चलिए, लेट अस टेक अ सर्वे ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं, बारीकी से देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एग्जैक्टली फेमस और पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। सबसे पहला, सबसे ह्यूज हम कहें तो यूरोपियन यूनियन, बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन जहां यूरोप के कई अलग अलग देश जो हैं वो साथ आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉलोड बाय द कोल्ड वॉर गेव राइज टू कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता तो आ ही गई थी, विच हैज ऑलवेज मोटिवेटेड द यूरोपियन कंट्रीज टू कम टुगेदर। और इसी अस्थिरता को दूर भगाने के लिए अलग अलग यूरोपियन देश जो हैं वो साथ में आने लगे। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूरोपियन यूनियन was established. The European Union began as an organization which wanted to foster economic cooperation. The idea being that countries that trade with one another become economically interdependent and so more likely to avoid conflict। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों जो देश साथ में आकर आपस में व्यापार करते हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, उनमें यार वॉर तो नहीं होता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। और ये एक कॉमन धारणा भी है। हाँ, कुछ रेयर केसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि यार इतना व्यापार कर रहे हैं, इतना बिजनेस कर रहे हैं, इससे वॉर कहाँ करें। हम हमारे ही संबंध देख लें, इंडिया और चाइना के तो काफी खट्टे मीठे संबंध हैं हमारे, और कहीं ना कहीं वॉर ना होने का हमारे बीच रीजन अब मॉडर्न डे वर्ल्ड में यही हो गया है कि यार बिजनेस हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना कर रहे हैं। चाइना के लिए हम बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे भी बहुत सारे बिजनेसमैन व्यापारी जो हैं चाइना में बिजनेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं बहुत सारे सप्लाईज होने की वजह से भी हमारे जो चाइना के साथ संबंध है खट्टे मिट्ठे अभी भी बरकरार हैं। द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC and European Economic Community, that is EEC, were created for this purpose in 1951 and 1957 respectively। तो इस प्रकार से अलग अलग संस्थाओं का गठन जो है वो यूरोप में किया जाने लगा। यूरोपियन यूनियन एक जबरदस्त यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बन करके सामने आया। Later these various organizations merged together and were referred to as European Community। यानी यूरोपियंस जो हैं वो यूनाइट हो चुके थे, ये नजर आ रहा था। सभी देश जो हैं यूरोप के वो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बनना चाहते थे ताकि एक्सपांड कर सकें अपने ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, और म्यूचुअली कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ सकें। In 1973 an agreement was signed to create a European Parliament। The process of creating a single market for European Union began in the 1980s and was completed in 1993। The Maastricht
treaty was signed on 7 February 1992 to create the European Union। तो इस प्रकार इस ट्रीटी के साथ ही यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन का मार्केट जो था वो कॉमन हो गया। This treaty led to the expansion of spheres of cooperation which now included internal affairs, judicial matters, foreign and defense policies. The treaty led to the creation of an economic union which had a common currency as well। तो इस प्रकार दोस्तों एक मजहब, एक करेंसी, जी हाँ, एक करेंसी को फॉलो करना है, यानी अब अलग अलग करेंसीज फॉलो नहीं करेंगे, यूरोपियन यूनियन की एक ही करेंसी होगी और वो है यूरो। कौन सी करेंसी फॉलो करेंगे यूरोपियन यूनियन वाले? द यूरो फॉलो करेंगे। लोग डॉलर्स वगैरह को फॉलो नहीं करेंगे, यूरो फॉलो करेंगे। द यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 19 आउट ऑफ 28 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। दीज कंट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज द यूरोजोन। इसे यूरोजोन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कोऑपरेशन began as a purely economic union and evolved into an organization dealing with various policy areas like climate change, environment, health, external relations and security and migration। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग ये जो मुद्दे हैं, इन सब पे इन ऑर्गेनाइजेशंस में बात होने लगी, अच्छे से एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हुए एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिशें भी होने लगी। तो इस प्रकार यूरोपियन यूनियन की सफलता से और ज़बरदस्त एक मोटिवेशन भी मिला यूरोपियन कंट्रीज को, और साथ ही साथ आगे बढ़ने का एक नया प्रेरणा भी मिला। कहीं ना कहीं इंटरनल बॉर्डर्स के बिना ये काम हो रहा है, बॉर्डरलेस इकोनॉमी बन रही है इन दिस एरिया। नेशनल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इवन नॉन यूरोपियन यूनियन नेशनल्स इंक्लूडिंग बिजनेस पीपल एंड टूरिस्ट कैन ट्रैवल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री फ्रीली एंड इजीली। यानी आप देखिए ना किस तरह से कोऑपरेशन हो रहा है कि एक दूसरे के देश के नागरिकों को भी एक रियायत मिली है कि आराम से आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वगैरह जा सकते हैं। दे डू not have to go through checks and controls when they pass from one country to another. Today, 22 out of 28 countries of the European Union are part of the Schengen area। तो कहीं ना कहीं ये Schengen एरिया जो है, इस एरिया का मैप यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये पूरा जो एरिया है ये एकदम जबरदस्त यूरोपियन यूनियन का ही माना जाता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। Schengen visa allows eligible individuals to travel freely within 26 participating Schengen area countries. This means travelers in Europe will not be subject to border checks at internal Schengen borders and enter various Schengen countries directly। तो आसानी से डायरेक्टली ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये यूरोपियन यूनियन की हमने बात की दोस्तों, कई अलग अलग देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज के 28 देशों का यहाँ पर समावेश बताया जा रहा है। बात करें दोस्तों अब हमारे इलाके की, तो यहाँ पर सार्क समिट, जी हाँ सार्क समिट बहुत ही पॉपुलर है। सार्क was formed in 1985 at ढाका, बांग्लादेश के ढाका में। यहाँ पर सार्क का पहली बार आयोजन हुआ, सार्क सम्मेलन हुआ, और यहाँ पर हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ हमने एक बैठक की। 7 मेंबर्स थे यहाँ पर। कौन से हैं 7 मेंबर्स? तो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये सार्क नेशंस की हमारी जो है वो पूरी बैठक हुई और हमने हमारा ऑर्गेनाइजेशन सार्क नेशंस नाम से शुरू किया। इन 2007 Afghanistan was added as the 8th member. Meanwhile, China, USA, European Union, along with 9 other nations, have been conferred with observer status. यानी ये लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। The main aim of SARC was to establish a dialogue in South Asia. With this context, South Asian Association for Preferential Trade Agreement यानी साप्ता came into existence ताकि हम एक प्रेफरेंशियल स्टेटस दे सकें किसी एक पड़ोसी को और उसके साथ अग्रीमेंट करते हुए उससे अच्छे व्यापार संबंध बना सकें। ऐसा ये अग्रीमेंट हमने साइन किया। Came into existence in 1993. Later 2006 की बात करें तो यहाँ पर SARC's Free Trade Agreement was activated through South Asian Association Free Trade Area, that is SAFTA। तो साफ्ता ये आपको याद रखना है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अग्रीमेंट थे जो सार्क देशों ने साइन किए थे, विच रिप्लेस द अर्लियर साफ्ता। तो इसके बहुत मायने हैं, बहुत फायदे हैं। हालांकि कई अलग अलग कारणों से सार्क समिट जो है कई बार कैंसिल भी करना पड़ा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे देशों की
जो टेररिज्म की गतिविधियां हैं उसके वजह से भी कई बार सार्क समिट जो है वो कैंसिल भी हुआ। तो कहीं ना कहीं कोशिश है म्यूचुअली कोऑपरेशन बनाने की और एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ने की ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। बात करते हैं दोस्तों अगले ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये है बिम्स्टेक। और ये बिम्स्टेक जो है ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के रीजन में जितने भी छोटे बड़े देश आते हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स लाइंग इन द लिटोरल and adjacent areas of the Bay of Bengal। यहाँ पर बताया गया है among them 5 are from South Asia including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka and 2 from Southeast Asia including Myanmar and Thailand। तो यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड को मिलाकर के साउथ ईस्ट एशिया के 2 और बाकी साउथ एशिया के हम सब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका ये देश शामिल हैं बिम्स्टेक में। ये क्या करती है बिम्स्टेक? तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज समान है, गैप को कम करती है। मेनली एम्स टू फैसिलिटेट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रमोट कोलैबोरेशन ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यानी जो भी कोऑपरेशन कर सकते हैं हम एक दूसरे से ज्यादा करें, कोलैबोरेट करें, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी शेयर करें, एक दूसरे के साथ हम इकोनॉमिकली जुड़े हों। तो ऐसी ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसमें एक और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स समिट, इसके बारे में आपने कई बार न्यूज चैनल्स पर भी सुना होगा। ब्रिक्स समिट जब होता है तो भारत का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कई बड़े देशों का समूह है जहाँ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, इसीलिए इसे ब्रिक्स कहा जाता है, BRICS। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बात करें दोस्तों यहाँ पर तो ये एक एसोसिएशन ऑफ मेजर इमर्जिंग national economies created in 2009। Its original members were Brazil, Russia, India and China. South Africa joined in 2010 और BRICS members are all developing countries or newly industrialized countries. They have large fast growing economies and significant influence on regional and global affairs. All of them are members of G20 as well। G20 क्या है वो भी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, लेकिन G20 भी एक यूरोपियन यूनियन की तरह ही एक जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना मैं आपको समझा दूं। बात करें अब चाइना के अलग अलग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की, तो यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम सबसे ऊपर आता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी एक बाम 3 काम, झंडू बाम की तरह ये काम करता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के लिए सारे मैटर्स को ये जो है देखता है। चाइना है इसमें, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज जो है इनका समावेश है। यहाँ 2001 में इसका स्थापना किया गया था। इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसे 2016 में ज्वाइन किया। इन द पास्ट फ्यू इयर्स SCO हैज फोकस्ड काउंटर टेररिज्म, यानी अब टेररिज्म को कैसे मुंह की पटखनी दें और किस तरह से उसे पीछे धकेलें, यही कोशिश अब SCO करता है। प्राइमरी फोकस है मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। SCO आल्सो एनकरेजेस इफेक्टिव कोऑपरेशन इन ट्रेड, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो अलग अलग मदद कैसे की जाए, कैसे हेल्प की जाए अलग अलग देशों को, कैसे आपस में बॉन्डिंग के साथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ रहा जाए, यही कोशिश है। बात करते हैं एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन की, ये है G20। जी हाँ, 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन का ये समूह ये 1999 में स्थापित हुआ और इसके साथ ही बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई। यहाँ पर याद रखिए सिंस 2008 G20 समिट्स आर attended by the heads of the government or head of the states along with their finance ministers and foreign ministers। तो यहाँ पर दोस्तों ये मुख्यतः जो है इसका गठन इसीलिए हुआ है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वगैरह जो हैं इसमें आ सकें, मिल सकें एक दूसरे को और अपनी अपनी पॉलिसीज को डिस्कस कर सकें, अच्छी पॉलिसीज, अच्छी योजनाएं, अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप कर सकें। Developed countries like United States, Britain, Germany, France, Japan, among others, are a part of G20. It does act as a platform for discussion between the developed and developing countries. India plays an active part in G20। तो इंडिया भी एक अहम हिस्सा है इस G20 समिट का। We have seen some of the important trends in global politics since 1991। इस चैप्टर के जरिए हमने अलग अलग ट्रेंड्स को देखा है, इस चैप्टर के जरिए हमने कई अलग अलग चीजों को देखा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं पूरा ही चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सारे वीडियोस को जरूर रिवाइज कीजिएगा। आप 1.5x पर भी देख सकते हैं और जरूर प्यार बरकरार
रखिए, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप जरूर 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 एकदम ध्यान से बारीकी से रिवीजन कीजिए इस चैप्टर का और एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। यहां पर हमने जो ट्रेंड सीखे हैं, ये मेजर चेंजेस हैं जो वर्ल्ड में 1991 के बाद और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुए हैं। In the next chapter, we will see how these trends can be understood at conceptual level। तो मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको मैं सॉल्व करके पूरी की पूरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल इस चैनल से जरूर आप जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।